नमस्कार। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सब यहाँ पर डीएलएड बीएड से संबंधित पाठ योजना बनाना सीखते हैं। कैसे पाठ योजना बनाया जाता है। आप लोगों के सामने बहुत समस्याएं होती पाठ योजना बनाने में, उसी को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपकी सहायता के लिए पाठ योजना बनाया जा रहा है। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या, उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको शिक्षण कार्य करना है, जहां आपका टीचिंग लगा होता है। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, मतलब जो आपका नाम होगा यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, जिस दिन आपको लेसन प्लान में पढ़ाना है दिनांक लिखेंगे। कक्षा 9th यहाँ लिखा हुआ है, मतलब जिस कक्षा का आप बनाएंगे। वर्ग ए, विषय जो है यहाँ गृह विज्ञान है। चक्र पहला है, मतलब पहले घंटे में इसको पढ़ाने जाना है। अवधि 36 मिनट। प्रकरण जल। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा सामान्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा सामान्य उद्देश्य छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना। पांचवा छात्रों को जल के महत्व एवं उपयोगिता को बताना। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्य का संबंध जो होता है हमारा प्रकरण से होता है। सामान्य उद्देश्य का संबंध होता है विशेष होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। इसमें ज्ञानात्मक छात्र जल का प्रत्यास्मरण कर पाने में सक्षम होंगे। बोधात्मक में छात्र जल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा छात्र जल का दैनिक जीवन में उचित उपयोग करना सीख सकेंगे। कौशलात्मक में छात्र जल के उचित प्रबंधन के लिए कौशल का विकास करने में सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री लपेट सैंपट, चाक, डस्टर या शिक्षण कार्य में हम किसी वास्तविक सहायक सामग्री रेखा चित्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको भी लिखेंगे, नहीं तो केवल कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री ही रहेगा। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र जल के बारे में पहले से ही सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न जो बनता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर होना चाहिए। जैसे यहाँ सबसे पहले लिखा हो प्रस्तावना के प्रश्न। उसके बाद प्रस्तावित प्रश्न। प्रस्तावित प्रश्न के स्थान पर हम छात्राध्यापिका क्रिया लिख सकते हैं। संभावित उत्तर यहाँ छात्र क्रिया लिख सकते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री, मतलब प्रस्तावना के प्रश्न अगर हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो यहाँ सहायक सामग्री लिखते हैं, अन्यथा नहीं लिखते हैं। प्रस्तावना का जो यहाँ पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, तो छात्र उत्तर देते हैं पृथ्वी। दूसरा पृथ्वी के अधिकांश भाग पर क्या पाया जाता है, तो छात्र उत्तर देंगे जल। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर जल पाया जाता है। तीसरा प्रश्न जल के बारे में आप लोग क्या जानते हो। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है क्योंकि विस्तृत हो जाता है। छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। फिर उद्देश्य कथन में लिखते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन छात्राध्यापक कहते हैं कि बच्चों आज हम सब लोग जल के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। बीचों बीच कॉपी के बीचों बीच प्रस्तुतिकरण लिखा जाता है। इसमें लिखा है अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रथम सोपान। प्रथम सोपान एक तरफ शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में जल का परिचय। पहला प्रश्न जो है जल क्या है, छात्र बताएंगे सरल रासायनिक यौगिक है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो छात्र उत्तर देते हैं जल। तीसरा प्रश्न जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो छात्र बताते हैं H2O। चौथा जल कैसा होता है, छात्र उत्तर देंगे जल स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी होता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं, मतलब यहाँ छात्राध्यापिका कथन। उसके बाद उसकी व्याख्या की जाए। जल हमारे शरीर के 5 तत्वों में से एक है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल ही पाया जाता है। जल एक सरल यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र H2O है, जो 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी यौगिक है। फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं,
छात्र उत्तर देंगे 2 परमाणु होते हैं, मतलब जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। दूसरा प्रश्न, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? छात्र उत्तर देंगे वर्षा का जल, मतलब सबसे शुद्ध जल जो होता है वर्षा का होता है उसके पास। उसके बाद जो है स्पष्टीकरण करते हैं, यहाँ छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं। स्पष्टीकरण में, जल एक उदासीन विलयन है जिसका pH मान 7 होता है। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 60 से 70% होता है। जल सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। जल हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। फिर उसके बाद बोध प्रश्न बनाते हैं। एक तरफ बोध प्रश्न लिखते हैं, दूसरे तरफ श्यामपट्ट सारांश, 2 कॉलम। बोध प्रश्न क्यों बनाए? बोध प्रश्न जो होता है पढ़ाए हुए पाठ का कितना छात्रों को बोध हुआ या कितना ग्रहण सकें उसका मूल्यांकन बोध प्रश्न के द्वारा किया जाता है। और बोध प्रश्न पूछने के बाद उसके उत्तर को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित किया दिया जाता है, वही श्यामपट्ट सारांश होता है। जैसे बोध प्रश्न का पहला प्रश्न बना है, जल का pH मान कितना होता है? छात्र उत्तर देंगे 7 होता है। तो छात्राध्यापक पूरे वाक्यों में उत्तर लिख देंगे श्यामपट्ट कि जल का pH मान 7 होता है। दूसरा प्रश्न, बोध, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 60 से 70% तक होती है। अब पूरे वाक्यों में कि हमारे शरीर में जल की मात्रा 60 से 70% तक होती है, श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। यही श्यामपट्ट सारांश होता है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो छात्र उत्तर देंगे 3/4 भाग पर। चौथा प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O है। अब छात्राध्यापक लिखेंगे श्यामपट्ट पर कि जल का रासायनिक सूत्र H2O है। फिर उसके बाद हम कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लिखते हैं। यहाँ छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे प्रश्नोत्तरों को कॉपी पर उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। बोले जो श्यामपट्ट सारांश अंकित है उसको छात्रों को उतारने का निर्देश देंगे छात्राध्यापक कि आप लोग उसको अपनी कॉपी उतार लीजिए और स्वयं जो है देखेंगे कौन से छात्र अपनी कॉपी उतार रहे हैं, कौन से नहीं होते हैं, कक्षा कार्य का निरीक्षण करते हैं। फिर उसके बाद द्वितीय सोपान शुरू होता है। यहाँ भी 3 कॉलम बनते हैं। एक शिक्षण बिंदु होता है, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में जल के प्रकार एवं अवस्थाएं। फिर छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। जो पहला प्रश्न बना छात्राध्यापक क्रिया में जल कितने प्रकार का होता है, तो छात्र उत्तर देते हैं जल 2 प्रकार का होता है। दूसरा, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो छात्र उत्तर दें जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। तीसरा प्रश्न, जल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तीनों अवस्थाओं के नाम पूछ रहे हैं, तो यहाँ कठोर जल, द्रव और गैस। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका कथन या स्पष्टीकरण इसका किया जाता है कि जल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल वह जल होता है जो साबुन के साथ कम झाग देता है तथा मृदु जल वह जल होता है जो साबुन के साथ अधिक झाग देता है। जैसे वर्षा का जल अस्रावी जल, कठोर जल जैसे नदी का जल, समुद्री जल, भूमिगत जल, जल में कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आदि लवणों के कारण होती है। मृदु जल मीठा होता है और पीने योग्य होता है। यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न जो है, जो जल साबुन के साथ कम झाग देता है वह कैसा होता है, तो छात्र उत्तरेंगे वह जो है कठोर जल होता है। दूसरा प्रश्न, जल की ठोस अवस्था क्या कहते हैं, मतलब जल की ठोस अवस्था को क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं बर्फ। जल की ठोस अवस्था को बर्फ कहते हैं। उसके बाद स्पष्टीकरण यहाँ लिखते हैं, या इसको हम छात्राध्यापिका कथन कहते हैं। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए होता है और जल की ठोस अवस्था बर्फ कहलाती है तथा गैस अवस्था में भाप या वाष्प होता है। जल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है।
तथा 0 अंश सेल्सियस पर या बर्फ अवस्था में तथा 100 अंश सेल्सियस पर या गैसीय अवस्था में बदलता है। इसीलिए जल का हिमांक 0 अंश सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस होता है तथा 4 अंश सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। फिर उसके बाद बोध प्रश्न बनाते हैं और सैमपट सारांश अंकित करते हैं। बोध प्रश्न इस पाठ्यक्रम में 2 बार बनाया था, क्योंकि ये 36 मिनट का होता है या 40 मिनट बनाया। 36 मिनट मानक है, लेकिन 40 मिनट जिसका घंटा चलता है, जिस कॉलेज में लगा है वैसे वहाँ लिखा जाता है। इसलिए 2 बार बोध प्रश्न होता है, 2 बार स्पष्टीकरण, 2 बार प्रश्न, मतलब केवल जिससे टाइम भी पूरा हो जाए और रिवीजन भी हो, सारे शिक्षण कौशलों का इसमें प्रयोग किया जा सके। यहाँ बोध प्रश्न सैमपट सारांश। पहला बोध प्रश्न जो है, सामान्य ताप पर जल किस अवस्था में रहता है? छात्र उत्तर देते हैं कि द्रव अवस्था में रहता है। दूसरा प्रश्न, जल का हिमांक बताइए। तो छात्र उत्तर देंगे जल का हिमांक 0 अंश सेल्सियस। तीसरा प्रश्न, जल का क्वथनांक कितना होता है? छात्र उत्तर देते हैं 100 अंश सेल्सियस। चौथा प्रश्न, जल का सर्वाधिक घनत्व कब होता है? 4 अंश सेल्सियस पर। छात्र उत्तर है 4 अंश सेल्सियस पर। लेकिन एक प्रश्न अगर पूछा जाता है तो छात्र प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में प्राप्त करना है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को सैमपट सारांश या सैमपट पर लिखे हुए प्रश्नोत्तरों को कॉपी पर उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। फिर उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न। जल के प्रकार बताइए। पुनरावृत्त के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं कि जिससे पुनः पूरे पाठ, जो पूरा पाठ है उसका पढ़ाए हुए पाठ की पुनरावृत्ति हो, मतलब पुनः उसकी आवृत्ति कराना। पुनः आवृत्ति कराने से मतलब छात्रों में विषय वस्तु के प्रति जो विचार होते हैं बहुत मजबूत हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, मतलब भूलते नहीं हैं। तो उसी क्रम में पहला जल के प्रकार बताइए, दूसरा जल का रासायनिक सूत्र बताइए। फिर उसके बाद गृह कार्य लिखते हैं। गृह कार्य, जल के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न, जल के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब इसको छात्र जो है घर से करके ले आते हैं। अब ये शिक्षण कार्य छात्राध्यापक करते हैं तो पर्यवेक्षक इनका निरीक्षण करते हैं और जो कुछ कमियां शिक्षण कार्य में होती हैं वो सब इस कॉपी पर मतलब इसमें नीचे लिख दिए जाते हैं। उसी को देखकर छात्राध्यापक जो है अगले दिन मतलब उसमें सुधार करके शिक्षण कार्य को करते हैं। थैंक यू क्लास। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।